वेब सीरीज। रिफ्यूजी फिल्म का गाना मुझे याद आता है। पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद इन्हें न रोके। सरहद इंसानों के लिए है, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। आसाम एक बॉर्डर स्टेट है। आसाम में बांग्लादेशी घुसपैठियों का आना देश के लिए एक चिंता का विषय है। सिटीजनशिप पिछले 5 वर्षों में देश का सबसे बड़ा पब्लिक डिस्कशन का टॉपिक रहा है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 बना, आसाम में एनआरसी हुई। सारे देश में और खास तौर से आसाम में बहुत लोगों को ये चिंता सताती रही और सता रही थी अब तक कि अगर उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई वेरिएशन है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई डेट गलत है, तो क्या उसके नतीजे में उनसे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में हमने सिटीजनशिप को लेकर कई वीडियो बनाए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज का यह मानना है कि एक भी विदेशी को भारत में इल्लीगल एंट्री नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज फिलोसॉफिकल लेवल पर यह समझती है कि ये बाउंड्रीज ईश्वर ने नहीं बनाई हैं। जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की बाउंड्री है वो तो एक बहुत ही गलत 2 नेशन थ्योरी से बनी है, आर्टिफिशियल बाउंड्री है, क्योंकि देश एक है। इसीलिए किसी ने सही कहा है, जमी को ए खुदा वो जलजला दे, जमी को ए खुदा वो जलजला दे, निशान तक सरहदों के जो मिटा दे। 11 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस बेंच, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। रहीम अली का केस है, भारत में पैदा हुआ, उसका नाम वोटर लिस्ट में कई बार आया, उसके मां बाप का नाम आया, उसके मां बाप भारतीय नागरिक माने गए, उसके भाई बहन भारतीय नागरिक माने गए। लेकिन 2004 में अचानक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के कहने पर सब इंस्पेक्टर बिपिन दत्ता ने इंक्वायरी शुरू की। 1 हफ्ते का समय दिया कि साबित करो कि तुम आसाम में 1 जनवरी 1966 से पहले एंटर हो गए थे। जो एंटर हुआ ही नहीं, वो एंटर होना कैसे साबित करे? जो यहीं पैदा हुआ है, जिसके मां बाप 1965 के वोटर लिस्ट में भी जिनका नाम है। ये इस तरह के केसेस एक नहीं हैं, आसाम में सैकड़ों की तादाद में हैं। भारत के नागरिक, भारत में जो पैदा हुए नागरिक अचानक बिना किसी सबूत के उनके बारे में इंक्वायरी हो और उनके डॉक्यूमेंट में कोई डिस्क्रिपेंसी हो तो उनको विदेशी डिक्लेयर कर दिया जाए और फिर वो साल फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के चक्कर लगाएं और अक्सर डिटेंशन सेंटर में रखे जाएं। और कितनों की डिटेंशन सेंटर में मौत हुई, कितनों ने आत्महत्या कर ली इस पॉसिबिलिटी पर कि उनकी सिटीजनशिप चली जाएगी।
ये शख्स भी फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के सामने भी एक बार अपीयर हुआ। उसके बाद बीमार पड़ गया, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई। उसका मेडिकल सर्टिफिकेट सिविल हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल का सबमिट किया गया, लेकिन फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने, जैसा कि वो अक्सर केसों में करते हैं, एक एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया और उसको भारत का नागरिक नहीं माना और उसको विदेशी डिक्लेयर कर दिया। हाई कोर्ट में मैटर गया, हाई कोर्ट ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को अपहोल्ड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल दोबारा उसको सुन ले, उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दे दे। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने हियरिंग तो दे दी, लेकिन एक बार और उसको विदेशी डिक्लेयर कर दिया। क्या मामला है? ये जो व्यक्ति है, उसके माता पिता का नाम 1965 की वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर 71 और 72 पर है। 1970 की वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर 79 और 80 पर है और दोनों में एक ही एड्रेस है। हाउस नंबर 17 ऑफ विलेज डॉलर, डिस्ट्रिक्ट कमरूप में है। यह व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है, डॉलर में, और इसका अपना नाम 1985 की वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर 552 पर है। शादी हो गई, अपने गांव से निकलकर, जॉइंट फैमिली को छोड़कर एक दूसरे गांव में चला गया, काशिमपुर, नलबरी डिस्ट्रिक्ट। 1997 की वोटर लिस्ट में अब इस काशिमपुर डिस्ट्रिक्ट के नतीजे में भी उसका नाम वोटर लिस्ट में फिर आ गया, सीरियल नंबर 105 पर। जिसका नाम इतनी बार वोटर लिस्ट में आया, जिसके मां बाप का नाम वोटर लिस्ट में आया, जिसके भाई बहन वोटर लिस्ट में हैं, 2006 में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने उसे विदेशी डिक्लेयर कर दिया। उसकी अपनी बेटी को गांव बरा, जो विलेज का सर्टिफाइंग अथॉरिटी है आसाम में, उसने उसी एड्रेस पर सर्टिफाई किया कि उसकी बेटी यहां रहती है और यह खुद वहां रहता है। 2011 में गांव बरा ने खुद इसके रेजिडेंशियल एड्रेस को सर्टिफाई किया, लेकिन उसको भारत का नागरिक नहीं माना गया और उसको विदेशी डिक्लेयर कर दिया गया, इस बिना पर कि उसके डॉक्यूमेंट में कोई माइनर डिस्क्रिपेंसी थी, स्पेलिंग की और डेट्स की। ये इस तरह के मामले कोई अकेले मामले नहीं है। और क्योंकि वो एक डाउटफुल ऑफ सिटीजन है, तो जब एनआरसी हुई तो एनआरसी में भी उसका नाम नहीं आया। सरकार के आर्गुमेंट ये थे कि इन्फिल्ट्रेशन जो बांग्लादेश से हो रहा है वो एक बहुत बड़ा खतरा है इकोनॉमी को, डेमोग्राफी को और कल्चर को। यकीनन कल्चर को खतरा है, लेकिन ये जो आर्गुमेंट है कल्चर का, इसको धार्मिक कलर देना सही नहीं है। आसाम के लोगों को बांग्लादेश से आने वाले बंगाली स्पीकिंग बांग्ला कल्चर से खतरा है। इसलिए वो चाहते नहीं कि वहां पर बांग्लादेशी या बांग्ला कल्चर जो है वो आसामी कल्चर के ऊपर हावी हो जाए। फॉरेनर्स एक्ट 1946 का है, अंग्रेजों ने बनाया है। नागरिकों पर तो लागू नहीं होना चाहिए। जो भारत में पैदा हुआ उसके लिए तो वो लॉ नहीं होना चाहिए। जो भारत में पैदा हो उसके लिए तो प्रिजम्पशन हो कि वो सिटीजन है,
जब तक वो प्रिजम्पशन नलीफाई ना हो जाए किसी सॉलिड सबूत के। लेकिन फॉरेनर्स एक्ट के सेक्शन 9 के तहत बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट करके उस व्यक्ति पर हो जाता है जिसकी नागरिकता डिस्प्यूटेड है। क्या किसी को ऐसे ही कह दिया जाए कि तुम भारत के नागरिक नहीं हो और वो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर आ जाए? सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले ने इसको क्लैरिफाई कर दिया कि इनिशियल बर्डन तो सरकार को साबित करना पड़ेगा। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, कैसे एसपी को यह पता चला? किसने एसपी को यह बताया कि यह बांग्लादेश के मेहमान सिंह डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ था? कब भारत आया? वो क्या मटेरियल था जिसके बिना पर एसपी ने सब इंस्पेक्टर से इंक्वायरी करने को कहा? ये वो सवाल हैं जो रिकॉर्ड पे कहीं नहीं थे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर तो इनिशियल बर्डन स्टेट ने डिस्चार्ज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1964 का जो ऑर्डर है उसमें साफ तौर से लिखा है कि मेन ग्राउंड्स जो हैं वो बतानी होंगी, जिनके बिना पर यह कंक्लूजन निकाला गया कि अब तुम भारत के सिटीजन नहीं हो। और जब तक ये मटेरियल मेन ग्राउंड्स का नहीं दिया जाएगा तब तक वो कैसे अपना डिफेंस करेगा? मैं ये समझता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ऐतिहासिक है। पिछले 5 सालों में देश से कितने मैंने ईमेल मुसलमानों के, हिंदुओं के, ईसाइयों के, सिखों के रिसीव किए हैं, जिन्होंने कहा हमारे पेन में ये स्पेलिंग है, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में ये स्पेलिंग है और हमारे आधार में ये स्पेलिंग है। मुझे मालूम है कि कितने लोगों ने लाखों रुपए रिश्वत देकर अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक कराने में जमीन आसमान एक कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको एक बहुत बड़ी राहत मिल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि अरे हमारे देश में अक्सर नाम डॉक्यूमेंट्स में और सरकारी डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग हो जाते हैं। नाम अंग्रेजी में लिखा जाता है तो कुछ हो जाता है, हिंदी में लिखा जाए, बंगला में लिखा जाए, आसामी में लिखा जाए, पंक्चुएशन की वजह से कुछ और हो जाता है। याकूब लिखना है तो कोई के से लिख रहा है, कोई क्यू से लिख रहा है। कुरैशी की कई स्पेलिंग हो जाती है, हिंदू नामों में भी, मुस्लिम नामों में भी। कई के नाम में मोहम्मद MU से लिखा जा रहा है, कहीं MO से लिखा जा रहा है, कहीं सिर्फ MD डॉट लिख दिया जाता है, कहीं पर MHOD लिख दिया जाता है। ऐसे तो पासपोर्ट मैंने खुद अपने देखे हैं, जान पहचान लोगों के, कि लड़की का पासपोर्ट है और उसके ऊपर लिखा है मेल। हमारा डॉक्यूमेंटेशन उतना परफेक्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है ये कोई नया फिनोमेना नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स में अक्सर डिस्पैरिटी हो सकती है, लेकिन जितने डॉक्यूमेंट्स इसने प्रोड्यूस किए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनकी ऑथेंटिसिटी डाउटफुल नहीं है। ये कोई ऐसा फ्रॉड आदमी नहीं लगता जो डॉक्यूमेंट्स को टेम्पर करे। उसने जो डॉक्यूमेंट्स उसे जैसे मिले वैसे ही सबमिट कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेयर एलिगेशन मेन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट मेन ग्राउंड्स से अलग है। मेन ग्राउंड्स और एलिगेशन सिनोनिम्स नहीं है, इंटरचेंजेबल नहीं है। सिर्फ यह कह देना कि तुम भारत के नागरिक नहीं हो काफी नहीं है। आप बताओ कि किस ग्राउंड पर यह कहा जा रहा है कि तुम भारत के नागरिक नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑडी अल्टरम पार्टम, नो वन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड का प्रिंसिपल वायलेट होता है। अगर आपने वो मटेरियल दिया ही नहीं जिसके बिना पर
आपने ये कहा कि एक व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, वो कैसे उस आर्गुमेंट को नलिफाई करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देखिए, उसके भाई बहन, उसके माता पिता वो भारत के नागरिक हैं। उसके माता पिता का 1965 और 1970 की वोटर लिस्ट में भी नाम है। आपको मालूम है कि जो सेक्शन 6A है सिटीजनशिप एक्ट का, उसके तहत जो भी आसाम में 1966 से पहले आ गया वो सब भारत के सिटीजन माने गए। जो 66 और 71 के बीच में आए उनको रजिस्टर करना होगा, उनको हर चीज मिल जाएगी, सिवाय एक वोटिंग का राइट नहीं मिलेगा 10 साल तक। और जो जाहिर है कि 25 मार्च 1971 के बाद आए, बांग्लादेश बन गया, उनको आसाम एकॉर्ड के हिसाब से भी डिटेक्ट किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा और डिपोर्ट किया जाएगा। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि अगर कोई बांग्लादेशी भारत में 25 मार्च 1971 के बाद आया है कि उसको भारत की नागरिकता दी जाए। हमारा लॉ ये कहता है कि उसको डिटेक्ट किया जाए, डिलीट किया जाए और डिपोर्ट किया जाए। लेकिन हम देखिए कितनों को हमने डिपोर्ट किया है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने तो बांग्लादेश में जाकर कह दिया था कि एनआरसी भारत का इंटरनल मामला है। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन तो राइट टू लाइफ नॉन सिटीजन्स को भी देता है, और राइट टू लाइफ में आपको मालूम है राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज आसाम में 72% लिटरेसी रेट है, लेकिन 1960s में और 70s में ऐसा नहीं था। आसाम में तो हर साल बाढ़ आती है, इस साल भी अभी भी आई हुई है। बाढ़ के दौरान कभी गांव नदी के इस तरफ है, कभी उस तरफ हो जाता है। उस बाढ़ में अपनी जान से ज्यादा लोगों ने डॉक्यूमेंट्स की हिफाजत की। आपको मालूम है कि 2020 में ऐसे भी फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स के जजमेंट्स आए और ऑर्डर्स आए कि किसी के पास 15 डॉक्यूमेंट हैं और 18 डॉक्यूमेंट हैं और तब भी उनकी नागरिकता साबित नहीं हो पाई। लोगों ने अपनी जान से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की हिफाजत की क्योंकि आसाम में वो अवेयरनेस थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक जजमेंट में कहा कि पीनल स्टैट्यूट्स आर टू बी कंस्ट्रूड स्ट्रिक्टली। जब बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट किया जा रहा है एक्यूज की तरफ, जब रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है, जब कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस हैं, तो बड़े कॉशन की जरूरत है, बड़ी एहतियात की जरूरत है। सिटीजनशिप तो आप जानते हैं राइट टू राइट्स है। अगर आप नागरिक हैं तब आपको बहुत से अधिकार मिलेंगे। इसलिए किसी की सिटीजनशिप कैजुअली ले लेना या किसी की सिटीजनशिप कैजुअली उसकी प्रोसेस शुरू कर देना, उसको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में दूर दूर बुलाना, ये अच्छी चीज नहीं है। हमें अपने नागरिकों को सिटीजनशिप के तहत परेशान नहीं करना चाहिए। सोनोवाल के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से इस बात को कहा कि भारत के अपने नागरिकों को कोई इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। किसी विदेशी को जो 25 मार्च 1971 के बाद आसाम में आया हो नागरिकता ना मिले, बिल्कुल सही, लेकिन किसी भारतीय की नागरिकता गैर जरूरी तौर पर सिर्फ हियर से एविडेंस के बेसिस पर या किसी वाइल्ड एलिगेशन के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा डाउट नहीं की जा सकती। मैं समझता हूं कि इस जजमेंट से आसाम में बहुत लोग ऐसे हैं, सैकड़ों की हजारों की तादाद में, जिनकी एंजाइटी कुछ कम होगी, जिनकी घबराहट कुछ कम होगी। उनके डॉक्यूमेंट्स में और डेट्स में अगर कोई थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसी है
उस डिस्क्रिपेंसी को ओवरलुक किया जाएगा अगर बोनाफाइडली ये साबित हो जाए कि वो या उनके फैमिली मेंबर्स भारत के नागरिक हैं। नागरिकता एक बड़ा अहम मुद्दा है, उसके सिलसिले में बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। यकीनन देश की सरहदों को औरों के लिए खोला नहीं जा सकता, लेकिन जो भारत में पैदा हो गया उसके ऊपर जबरदस्ती बिना किसी सबूत के विदेशी होने का इल्जाम भी नहीं लगाना चाहिए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।